नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने तमाम लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। करंट अफेयर्स पर आधारित डेली एमसीक्यूज के नाम से हमारी एक श्रृंखला पिछले 1 साल से अनवरत रूप से चल रही है, जबकि स्टैटिक एमसीक्यूज का उद्देश्य आपके विषयवार रिवीजन को आसान बनाना है। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो हमारी टेस्ट सीरीज में शामिल थे, यानी अब आप इन प्रश्नों का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के प्रश्नों को। इस तरह लेते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में सभी गैर कृषि वनस्पतियों और गैर पालतू जीवों के संरक्षण के लिए एक भू परिदृश्य दृष्टिकोण यानी लैंडस्केप अप्रोच को अपनाया गया है। दूसरा, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% से अधिक क्षेत्रफल प्रभावी वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में संरक्षित क्षेत्र तंत्र का उपयोग जैव विविधता संरक्षण और संसाधन पर निर्भर आबादी के कल्याण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक साधन के रूप में किया गया है। थोड़ी इसकी भाषा आपको कठिन लग सकती है, लेकिन अब एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न आते हैं तो हमने जानबूझ करके ऐसे रखा हुआ है ताकि आपको इसका पर्याप्त अभ्यास हो जाए। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% से अधिक प्रभावी वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत आता है, इसलिए कथन 2 सही है। संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरियाज स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो वैधानिक और अन्य प्रभावी उपायों द्वारा मान्यता प्राप्त, समर्पित यानी इसी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड और प्रबंधित होते हैं, ताकि संबद्ध पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ प्रकृति के दीर्घकालिक संरक्षण का उद्देश्य पूरा हो सके। यानी एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य है किसी भी एरिया को अगर प्रोटेक्टेड कर दिया गया तो उसका लॉन्ग टर्म उपयोग किया जा सके। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर लिया जाए, उसके बाद फिर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो कि 2017 से 2031 तक के लिए है, ये इस अवधारणा पर आधारित है कि पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा शासित, समर्थित या दृढ़ता से संचालित पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य एवं मानव अस्तित्व के अन्य पहलुओं और सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। सभी गैर कृषि वनस्पतियां यानी अनकल्टिवेटेड फ्लोरा और गैर पालतू जीव यानी अनडोमेस्टिकेटेड फौना अपनी उपस्थिति के स्थलों यानी जहां वे हैं उसके आधार पर संपूर्ण मानव जाति के लिए पारिस्थितिक रूप से मूल्यवान हैं। इसीलिए तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में इन गैर कृषि वनस्पतियों और गैर पालतू जीवों के संरक्षण के लिए एक परिदृश्य दृष्टिकोण यानी लैंडस्केप अप्रोच अपनाया गया है, इसलिए कथन 1 भी सही है। लैंडस्केप अप्रोच के बारे में आपको बता दें, ये प्रतिस्पर्धी भूमि उपयोग मांगों को इस प्रकार संतुलित करने का दृष्टिकोण है जो मानव हित और पर्यावरण के लिए सर्वोत्तम हो, यानी विकास और संसाधनों के इस्तेमाल के बीच का संतुलित रास्ता की इसमें संकल्पना की गई है ताकि विकास भी हो और पर्यावरण या मानव हित भी प्रभावित न हो। अर्थात ऐसे समाधानों का सृजन जो खाद्य एवं आजीविका, वित्त, अधिकार, पुनर्स्थापना यानी रिहैबिलिटेशन पर विचार करे और जलवायु एवं विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़े। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में विभिन्न स्थल विशिष्ट यानी साइट स्पेसिफिक रणनीतियों, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन यानी क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन, जलवायु परिवर्तन शमन यानी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन यानी उसके प्रभाव को कम करना, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के एकीकरण का आह्वान करता है। प्रश्नों की भाषा को देखकर आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 बार वीडियो को देखेंगे, ध्यान से एक एक शब्दों को सुनेंगे, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनको अलग से इंटरनेट पर सर्च कीजिए, उसके मतलब को समझिए, फिर प्रश्न को देखिए। यहाँ समय की हमारी अपनी एक सीमा है जिसके कारण हम पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम हर प्रश्न का एक सीमित व्याख्या दे रहे हैं।
तो आप थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च कर सकते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए और उसकी व्याख्या भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मैंने जिक्र किया, तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप अलग से सर्च कर लीजिए, जान लीजिए, फिर प्रश्न को देखिए, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसलों के लिए उपयोगी होता है। दूसरा, ओस, अमन और बोरो दक्षिण भारत में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा है। तीसरा, तरबूज और खरबूज जायद मौसम की फसलें हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, बस दूसरे कथन के लिए आप जान लीजिए कि ओस, अमन और बोरो ये धान की फसलें हैं। बाकी दोनों कथन पहला और तीसरा सत्य है और दूसरा गलत है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हिमालय की उत्तरी ढालों पर दक्षिणी ढालों के मुकाबले अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। दूसरा, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। इसके लिए देखते हैं व्याख्या को, क्यों गलत है कथन 1। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस और लाइकेन आदि पाए जाते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास के नाम से जाना जाता है, इसलिए दूसरा कथन सही है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मगनोलिया, लैरेल, सिनकोना और वैटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं हैं? पहला, अधिक जनसंख्या के कारण भूमि पर दबाव। दूसरा, श्रम गहनता। तीसरा, कीटनाशकों और उर्वरकों का अधिक प्रयोग। विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गहन निर्वाह कृषि उन इलाकों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ये श्रम गहन कृषि है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार कृषि भूमि पर भारी दबाव है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत पहली अनुसूची संकटग्रस्त पादपों और जीवों दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा, खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट नियम 2016 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे पादपों यानी पेड़ों और जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न अनुसूचियों में कई वन्य जीवों और पक्षियों की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची से लेकर 5वीं अनुसूची तक जीवों को उनके अस्तित्व पर संकट के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। 6ठी अनुसूची में पादपों की उन विशिष्ट प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे
एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।